Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. इसके पहले आपने EDC का जो वीडियो देखा है उसमें मैंने पीएन जंक्शन और बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो आपका चैप्टर है उसका रिवीजन आपको करवाया क्वेश्चन के थ्रू। आपने उसको एंजॉय किया होगा। उसी तर्ज पे मैं आज आपको मॉसफेट के क्वेश्चन को एनालिसिस करवाने वाला हूँ, लेकिन मॉसफेट का क्वेश्चन एनालिसिस करने से पहले आप एक नोट जरूर बनाना कि मॉसफेट में किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उसी का एक लिस्टिंग किया हूँ कि आपको मॉसफेट में फिजिकल डिजाइन ऑफ मॉसफेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मॉसफेट में थ्रेशोल्ड वोल्टेज किस तरीके से चेंज होता है अगर मेटल की जगह पॉलीसिलिकॉन यूज किया जाए, अगर आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कोई चार्ज अवेलेबल हो जाए जो कि इन जनरल न्यूट्रल होता है, अगर आपके पास सेमीकंडक्टर में कोई चार्ज आ जाए तो उस कंडीशन में आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। और करंट इक्वेशन देखने वाले हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कैसे चेंज होता है, ड्रेन रेजिस्टेंस तो किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे, डीसी बायसिंग एंड सीरीज मॉसफेट कनेक्शंस कैसे होते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो एनालॉग सर्किट में डीसी बायसिंग देखते हैं उस डीसी बायसिंग का भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस ऑन कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पे भी क्वेश्चन कर आता है। एक्चुअली मॉसफेट में इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसफेट एंड बीजेटी इन टर्म्स ऑफ देयर आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ये कौन कौन बता सकता है। अगर हम लोग मॉसफेट और बीजेटी को आईवी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू देखें तो हमको ये पता है कि हमारे पास मॉसफेट का जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे आ गया और आपको सारा चीज मैं डिटेल में बताता हूँ कि अगर इफ यू आर टेकिंग ए मॉसफेट एंड इफ यू आर वांट टू फाइंड आउट, जब मैं सैचुरेशन में इसके इक्वेशन को लिखता हूँ जहां पे मॉसफेट एक एक्चुअली एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, तो आप यहाँ पे आईडी करंट के इक्वेशन को देखेंगे तो दिस इज गिवन बाय म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 और उसके साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे VGS माइनस VT का स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं भी आपको एक्सपोनेंशियल वेरिएशन इन करंट नहीं दिख रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। मतलब वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपका करंट जो है वो क्वाड्रेटिकली चेंज हो रहा है, नॉट एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका पहला कंडीशन है जो कि मॉसफेट का है। अब हम इसी पे दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में अगर हम एक बीजेटी को देखें कि बीजेटी में करंट इक्वेशन कैसे चेंज होता है, अगर बीजेटी के सैचुरेशन रीजन पे अगर हम देखें कि करंट इक्वेशन क्या है, तो एक बीजेटी का आईसी करंट का इक्वेशन अगर हम देखें तो दिस इज आई एस ई टू द पावर, ये आपके पास बेस टू एमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय वीटी। ये इक्वेशन किस किस को आता है, अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो कलेक्टर करंट है जो कि एक्चुअली आउटपुट करंट है वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है आपके इनपुट वोल्टेज से। ये इनपुट वोल्टेज है बेस टू एमीटर जंक्शन का वोल्टेज, और ये आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज ये इनपुट वोल्टेज है। कोई भी एम्पलीफायर डिजाइन तभी हो पाता है जब उसमें उसको आप वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाएंगे। ये पार्ट ऑफ एनालिसिस में मैंने कई बार स्टूडेंट्स को करवाया है कि ओनली व्हेनेवर वी आर हैविंग वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स देन ओनली वी कैन गेट एन एम्पलीफायर। तो ये जो है ये करंट है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ये करंट है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है। सो दिस टू आर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये दोनों एम्पलीफायर बनाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें द करंट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक विद VGS फॉर मॉसफेट एंड लीनियर विद VB फॉर BJT। ये लीनियर की भाषा बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है। अगर ये एक्सपोनेंशियल बोलता तो सही बोलता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड, करंट इज लीनियर विद VGS फॉर मॉसफेट एंड एक्सपोनेंशियल विद VB फॉर BJT। तो ये गलत बोल रहा है कि ये बीजे मॉसफेट में ये लीनियर, ये गलत बात है क्योंकि मॉसफेट में ये क्वाड्रेटिक है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दोनों में से कोई एक सही होगा। डी ऑप्शन को डायरेक्ट फिट करते हैं। करंट इज क्वाड्रेटिक विद VGS एंड मॉसफेट एंड एक्सपोनेंशियल विद VB फॉर BJT। ये बात सही बोल रहा है क्योंकि BJT में ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है और मॉसफेट में ये क्वाड्रेटिकली चेंज हो रहा है। इसका मतलब है डी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन को पढ़ने की नीड नहीं है, ऑब्वियस है गलत दिया होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, करंट इज एक्सपोनेंशियल विद VGS एंड VBE दोनों के साथ, तो ये गलत बात बोल रहा है, तो ये गलत है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को पहचानते हैं, इक्वेशन को जानते हैं, फिजिकल डायमेंशन को जानते हैं, मॉसफेट को समझते हैं, बीजेटी को समझते हैं, उसका कंपैरिजन आपके दिमाग में
खुले तौर पे बैठा हुआ है, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, तब जाके आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन को आंसर कर पाएँगे, राइट? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा वी विल डील विद दैट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़े तो हमको एक फिजिकल डायमेंशन मिला, एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 और ये आपका एक फिजिकल डायमेंशन बना हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इन द 3 डायमेंशन व्यू ऑफ सिलिकॉन एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर शोन इन बिलो डी इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। तो ये एक फिजिकल डायमेंशन दिया गया है, जिसमें डी मतलब ये डेल्टा है। ये आपको अगर दिख रहा हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये विजिबल है कि नहीं? ये विजिबल है ऑफ कोर्स। ये थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है? अब तो विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए जब हम इस मॉसफेट के इस स्ट्रक्चर को देखेंगे एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसलिए आपको समझने की नीड है। ये जो बड़ा-सा दिख रहा है, ये आपका सबस्ट्रेट है। देखिए यहाँ पी टाइप का सबस्ट्रेट लिखा है और यहाँ पे आपके पास बॉडी टर्मिनल भी है, सब कुछ सही है। ये जो है ये आपके पास एक डायमेंशन है जो कि आपके मॉसफेट का ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये आपका एक्चुअली में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये आपका गेट का नीचे का लेयर। दैट मीन्स ये आपका गेट का टर्मिनल है, उसके नीचे मेटल। तो ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, ये सेमीकंडक्टर है। अब आप देखिए, यहाँ पे ये आपका सोर्स होना चाहिए, ये ड्रेन होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होगा कि मॉसफेट एक सिमेट्रिकल डिवाइस है, जिसमें आप सोर्स और ड्रेन को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसने सोर्स और ड्रेन को इंटरचेंज कर दिया है। ये जो है, ये इस तरफ सोर्स आ गया, इस तरफ ड्रेन आ गया, ये पॉसिबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके डेप्थ को देखें तो ये 1 माइक्रोमीटर डेप्थ में गया है। इसका मतलब है ये जो पार्ट है इसका विड्थ है। और ये आपका थिकनेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट लग रही है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आराम से करके दिखाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिस वन तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सो नाउ वी ऑल टेक सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन ये आपका है। यहाँ पे सबसे पहले थिकनेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम लिख लेते हैं TOX जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ये 1 नैनोमीटर का है, ठीक है? सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर का थिकनेस है। सेकेंडली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो लेंथ दिया गया है ना? लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉसफेट का लेंथ को जो उसका फिजिकल डायमेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस लेंथ की भी वैल्यू दी गई है दैट इज 1 माइक्रोमीटर। सो वी कैन राइट दिस इज 1 लेंथ इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर और इसका विड्थ भी आपको दिया गया है। विड्थ मतलब अंदर की ओर ये कितना दूर तक गया है, ये भी 1 माइक्रोमीटर है, वी कैन सी है। तो यहाँ पे आप लीजिए विड्थ इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर एंड लेट्स टेक द अदर डायमेंशंस आल्सो। ये जो है ये सोर्स और ड्रेन है, जिसका डायमेंशन आपके पास 0.2 माइक्रोमीटर 0.2 माइक्रोमीटर है। यहाँ पे भी 0.2 माइक्रोमीटर 0.2 माइक्रोमीटर है। एक्चुअली में हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अगर हम यहाँ पे क्रॉस करके देखें तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है? जो डायमेंशन है उसी पे बेस्ड होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली मतलब सोर्स और बॉडी के बीच में जो जंक्शन कैपेसिटेंस बन रहा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये सोर्स और बॉडी के बीच में कैसे क्या बन रहा है, अगर इसकी बात को हम लोग ध्यान दें तो नाउ वी हैव सपोज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है? एक डायग्राम मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सो दैट वी कैन हैव द आइडिया। ये आपका सबस्ट्रेट है। सपोज यहाँ पे कहीं पे आपके पास सोर्स है, यहाँ पे कहीं पे आपके पास ड्रेन है और आपको ये पता है कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये आपका पी टाइप का होता है, ठीक है? और आपका ये जो सोर्स और ड्रेन है, ये आपका n+n+ होता है, ठीक है? तो ये जो P और N एक दूसरे से इंटरेक्ट जब करते हैं, तो जैसे डायोड में जंक्शन बना था, यहाँ पे भी जंक्शन बनता है। तो ये जंक्शन जो है, ये बनेगा डेफिनिटली। तो ये ऐसा इसमें जंक्शन बनेगा, ऐसा इसमें जंक्शन बनेगा। जंक्शन का मतलब क्या है? कि यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आयन्स या फिर पॉजिटिव आयन्स एक्सिस्ट करते हैं। ये डायोड का कांसेप्ट है। तो अगर ये N+ रीजन है और ये P है, तो P के साइड में जो आपका जंक्शन का विड्थ आया है, वहाँ पे आपके पास नेगेटिव आयन्स होंगे, ठीक?
यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव आयन्स हैं, जो मैं एक बना रहा हूँ, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डिपेंड्स अपॉन कि आपने यहाँ पे डोपिंग कितना किया है, ठीक है? और ये जो N प्लस रीजन है, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयन्स होंगे और जंक्शन का विड्थ कुछ ऐसा बन सकता है। लेकिन क्योंकि आपका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है, वो N साइड का ज़्यादा है और P साइड का कम है। तो जिस तरफ भी डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स एन नॉट इंटू एन डी दिस इज इक्वल टू एक्स पी नॉट इंटू एन, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि मैं आपको पूरे रिलेटेबल चीजों को बता के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम में सॉल्व करता हूँ आपको समझाते हुए, तो आप उसको इस तरीके से लेना कि क्योंकि सर हमको समझा रहे हैं इसलिए सर को ज्यादा टाइम लग रहा है, सर पुराने सारे रेफरेंस को हमको बता रहे हैं इसलिए सर को ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चंस करेंगे या मैं क्वेश्चन करूंगा तो हम इतना समय नहीं लेंगे। ये एक वीडियो है जिसको मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको रिलेट कर सकूं कि एक मॉसफेट के क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन होते हैं, उसमें कौन-कौन से कंसेप्ट यूज होते हैं, बीजेटी का कंसेप्ट कैसे यूज होता है, उसमें आपके सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट कैसे यूज होता है, उसमें डायोड का कंसेप्ट कैसे यूज होता है, ये सारे चीज को रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा भाई, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए एग्जाम हॉल में। चलिए समझते हैं, पहले समझिए। मैंने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है और आपका ये जो इक्वेशन है इससे हम पता करते हैं कि डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन किस तरफ ज्यादा होगा। तो ये जो एक्स एन नॉट और एक्स पी नॉट है दिस इज द डेप्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन टुवर्ड्स एन साइड और पी साइड। तो हमारे पास देखिए, अगर आप किसी साइड डोपिंग ज्यादा कर देंगे, जैसे यहाँ पे एनडी की डोपिंग ज्यादा है और इसको इक्वल साइड साइन को हमको सेम रखने के लिए इस एक्स एन नॉट की वैल्यू को कम करना पड़ता है। तो इसका मतलब है डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन डोपिंग जहां पे ज्यादा होती है वहां पे कम होता है। इसी वजह से जब भी हम, आप देखना किसी भी बुक में सेमीकंडक्टर में जब पी साइड और एन साइड इस तरीके से बनाया जाता है सोर्स और ड्रेन में, कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि डिप्लीशन रीजन जो है वो आपके सोर्स साइड के एंटर में बना होगा। ये सारा डिप्लीशन रीजन आपके जो पी साइड का सबस्ट्रेट है उसी में बना होगा। इसका रीजन यही है क्योंकि ये हेवी डोपिंग है इसलिए डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन यहाँ पे कम है। क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है कंपैरेटिवली, तो इसीलिए डिप्लीशन रीजन आपके पी साइड में ज्यादा है। और उसके लिए जो रिलेटेबल इक्वेशन एक रामबाण इक्वेशन है जो कि हर कहीं पे यूज होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसको इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं डायोड में भी। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये पी और एन के बीच में ये जो जंक्शन बन रहा है, हमने ये भी देखा है कि डायोड में जो जंक्शन कैपेसिटेंस है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय जो जंक्शन का विड्थ है, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो परमिटिविटी है, क्योंकि ये दोनों मटेरियल आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये सोर्स है और ये आपके पास बॉडी है। इन दोनों के बीच में मटेरियल क्या है? बेस मटेरियल, जिसके ऊपर डोपिंग की गई है, सिलिकॉन है भाई। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन यूज करना है और फ्री स्पेस की परमिटिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये डब्ल्यू क्या है? ये डब्ल्यू के बारे में ना आपको इस क्वेश्चन में ही दिया होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाएंगे क्वेश्चन में तो हमको ये चीजें दिख जाएगी कि हाँ, यहाँ पे हम जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया होगा द ट्रांजिस्टर ऑफ विड्थ 1 माइक्रोमीटर द डिप्लीशन विड्थ फॉर्म। ये डिप्लीशन विड्थ जो फॉर्म हो रहा है ना, फॉर्म्ड एट एवरी पीएन जंक्शन इज 10 नैनोमीटर। मतलब जहां पे भी पी एन से मीट कर रहा है वहां पे जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है उस डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है वो 10 नैनोमीटर का है। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन यूज, ये आपके पास जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है ये आपका 10 नैनोमीटर है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू सही हो गया। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी है ये आपको दिया हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्री स्पेस की परमिटिविटी दी गई है,
ठीक है? और रिलेटिव परमिटिविटी सिलिकॉन का ये वैल्यू आपने याद भी किया होगा 11.7 दिया गया है। तो इन दोनों को आप यूज़ कर लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन और फ्री स्पेस की परमिटिव मतलब ये प्रोडक्ट भी आपका रेडी है, जंक्शन कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे चीज़ें अटकती है और यहीं पे आपका कांसेप्ट यूज़ होना है। देखिए यहाँ पे जब भी आप किसी भी कैपेसिटेंस के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे, तो ये बनता है आपके प्लेट से, कि आपका जो पॉजिटिव प्लेट है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है? आपके पास जो नेगेटिव प्लेट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? और यही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में ही आपके पास कभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी आप इसमें कोई वोल्टेज एक्सटर्नली लगाएँगे, इस तरीके से। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग यूज़ करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो सरफेस एरिया है, ये हम यूज़ करते हैं। ये कैपेसिटेंस का फंडा है, ठीक है? तो सर यहाँ पे वो फंडा कैसे अप्लाई होगा? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो फंडा कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप समझ लीजिए कि सोर्स रीजन एक आपके पास क्यूबॉइड है। एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्यों? क्यूबॉइड मतलब क्या कि ये एक सॉलिड है, जिसका एक पर्टिकुलर डेप्थ है, ऐसा है ना? जिसका एक डायमेंशन है, ये देखिए ये मतलब होता है क्यूबाइड का। क्यूबाइड का मतलब क्या होता है अगर कोई पूछे तो आप ऐसा बना के बता सकते हैं कि ये क्यूबाइड है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली में जब भी आप इस तरीके का डिवाइस बनाते हैं, जैसे सोर्स रीजन आपने बनाया, तो इस सोर्स का जो टॉप का सरफेस होता है, उस टॉप के सरफेस में ही आपके पास सबस्ट्रेट का कनेक्शन नहीं होता। मतलब उस एरिया में सबस्ट्रेट नहीं होता। जैसे कि ये डायग्राम आपका बना है, ये सोर्स है, इसके टॉप में आपके पास सबस्ट्रेट नहीं है भाई। इसके टॉप में आपके पास एक टर्मिनल एक्सटेंड है, जो कि मेटलाइजेशन से एक्सटेंड होगा और उसको हम सोर्स टर्मिनल या फिर सोर्स इलेक्ट्रोड बोलते हैं। लेकिन इसके बाकी जगह आपके पास सबस्ट्रेट है। जहाँ-जहाँ सबस्ट्रेट है, वहाँ-वहाँ जंक्शन बनेगा और जहाँ-जहाँ जंक्शन बनेगा, वहाँ-वहाँ कैपेसिटेंस का एक्जिस्टेंस होगा। तो चलिए यहाँ वापिस आते हैं और ये पता करते हैं कि भैया यहाँ पे मान लीजिए मैं एक एरिया 1 ले लूँ ये वाला सरफेस का, है ना? ये वाला सरफेस का, तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये देखिए ये ग्रीन वाला जो इस साइड का सरफेस है, क्यूबाइड आप समझ रहे हैं ना? तो क्यूबाइड का जो लेफ्ट हैंड का सरफेस है वो एरिया 1 है। यहाँ पे जो बैक का सरफेस है मान लीजिए वो एरिया 2 है। यहाँ पे राइट साइड का जो सरफेस है उसको आप एरिया 3 ले लीजिए। यहाँ पे जो आपके पास फ्रंट का सरफेस है उसको आप एरिया 4 ले लीजिए और ये जो नीचे का सरफेस है उसको आप एरिया 5 ले लीजिए। मतलब 5 ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन में हैं। अगर वो सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन में है, डेफिनिटली वहाँ पे आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो वहाँ पे आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एरिया को बना लें, ठीक है? अगर हम यहाँ पे एरिया को बना लें जैसे कि एरिया 1 जो है वो आपके पास एरिया 2 के बराबर है और एरिया 1 जो है वो एरिया 3 के बराबर है। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस का सेम एरिया है और हमारे पास एरिया 2 जो है वो एरिया 4 के बराबर है ना? और हम देखते हैं कि एरिया 5 थोड़ा-सा अलग दिख रहा है लेकिन समझेंगे कि वो किसके बराबर है। हालाँकि मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ तो ये भी आपके पास एरिया 1, 3, 5 ये तीनों बराबर है और एरिया 2 और एरिया 4 ये दोनों बराबर हैं। इसके लिए मान लीजिए हम एरिया 1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि भैया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन का ज़रूरत पड़ेगा और ये जो है ये विड्थ से रिप्रेज़ेंट हुआ है, तो हमको इसके विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी कि विड्थ का डायमेंशन क्या दिया गया है, ठीक है? और हमको इसकी हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या दी गई है। मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू 0.2 दी गई है और इसकी वैल्यू 1 दी गई है। यूनिट हम देख लेते हैं, ये 0.2 माइक्रोमीटर का है, तो ये 0.2 माइक्रोमीटर हमने लिखा और ये जो है, ये डेप्थ ये 1 माइक्रोमीटर का है। तो हमने यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर लिखा। तो ये जो एरिया है, दिस कैन बी रिटन एज़ 0.2 इंटू 1 माइक्रोमीटर आपका बन गया, ठीक है? सर इसके बारे में क्यों लिखे? तो यहाँ पे भी आपके पास ये भी 0.2 है, बॉटम सरफेस की बात कर रहा हूँ और ये आपका फिर से आपके पास सेम डेप्थ है, तो ये 1 माइक्रोमीटर का है।
तो आपका ये बॉटम सरफेस का एरिया भी 0.2 इंटू 1 माइक्रोमीटर बन गया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। यस, इसको रिमूव कर दीजिए सर। अब A2 और A4 की बात करें तो ये आपका बैक सरफेस है A2 और फ्रंट सरफेस A4 है। तो A2 और A4 की बात करें तो इसकी वैल्यू आप सीधे-सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट और ये लेंथ की वजह से है। तो ये आपके पास 0.2 इंटू 0.2 और ये माइक्रोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये माइक्रोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, 0.2 इंटू 1 माइक्रोमीटर, ये भी माइक्रोमीटर, ये भी माइक्रोमीटर है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जब कैपेसिटेंस, ओवरऑल कैपेसिटेंस की बात करें तो ये कैपेसिटेंस आपका फ्री इस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन, फ्री स्पेस की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय आपके पास जो आपका जंक्शन का विड्थ दिया गया है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था, ये तीनों मिल गया था। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। आपका कैपेसिटेंस अलग अलग हम फाइंड आउट किए, समझ लीजिए, और सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो जो कॉमन टर्म है तो वो निकल गया। और जो अनकॉमन चीज है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5, ये सारे ऐड होंगे। एक्चुअली सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐड हो गई, इंडिविजुअली फाइंड आउट करके हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 11.7 इंटू, वी कैन राइट हेयर 8.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। So this is 8.9 into 10 to the power of -12। मैं मीटर में ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि आपका सारा डायमेंशन मीटर में है, सबको सेंटीमीटर में चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। और ये 10 नैनोमीटर का है, तो डेट मीन्स वी कैन राइट दिस इज 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। अब आप एरिया के बारे में लिखें, ये वाला और आपका ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम है, तो 3 टाइम्स हम लिख लेते हैं। डेट इज 0.2 इंटू आपके पास है 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 3 टाइम्स 0.2 इंटू 1, और यहाँ पे 2 टाइम्स आपके पास हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। माइक्रोमीटर स्क्वायर मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -12, और यहाँ पे मीटर हो जाएगा, माइक्रोमीटर का स्क्वायर। तो हम अगर मीटर में चेंज करें तो माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6, और उसका स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर ऑफ -12, और ये आपकी वैल्यूज हो गई। तो इससे आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे डेफिनेटली, आई गेस कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया है द सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली 2 फेम्टोफैरड, 7 फेम्टोफैरड, 2 पिकोफैरड और 7 पिकोफैरड। So I think this question have the answer, that is 7 femtofarad will be the correct answer। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, so that कैलकुलेटर यूज करके, so that I will be confirmed कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ये आ रहा है, चेक कर लिए सभी लोग। आई होप कि यही उसका आंसर हो। यस, सो वी आर गेटिंग that is equal to 7 femtofarad। so this is correct, very correct। यही आपका आंसर आएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया? तो आप यहाँ पे देखें तो इस फिजिकल डायमेंशन जो आपको दिया गया है, ये स्ट्रक्चर,
यहाँ पे देखिए वापिस से, ठीक है? वापिस से इधर आइए और इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ना, ये आपका सोर्स रीजन है, सोर्स को देखते हैं। सोर्स और ये आपके पास ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है? उसके बीच में ये मेटल है और इसके बीच में ये ब्लैक रंग का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये जो छोटा-सा पार्ट है, ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना था। जब आपका जो गेट का रीजन, ये जो गेट का रीजन है, वो यहाँ खत्म हुआ और आपका सोर्स एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन सोर्स थोड़ा-सा इधर से स्टार्ट हो गया। तो आपका जो सोर्स रीजन है, वो आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नीचे आ गया और उसके ऊपर आपके पास मेटल है। तो ऊपर मेटल है, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, फिर थोड़ा-सा ओवरलैप्ड एरिया है, जिसको डेल से रिप्रेजेंट किया गया है। छोटा-सा एक लेंथ है, जो कि ओवरलैप हो गया है सोर्स के रीजन से और इस छोटे से लेंथ को जो कि ओवरलैप हो गया है सोर्स के रीजन से, इसका आपको डायमेंशन दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू 20 नैनोमीटर, मतलब ये जो डेल है, ये 20 नैनोमीटर का एक लेंथ है, जो कि सोर्स का है, जो कि जिसके ऊपर आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और उसके ऊपर मेटल है। चलिए इसको अलग से बनाते हैं और इसको अलग से बना के भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन हैव द बेटर आइडिया। ठीक है? तो मैंने इसका आंसर बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास सोर्स है और उसके ऊपर आपके पास एक रीजन है, जो कि आपका यहाँ से चालू है। ये ऐसा, ठीक है? ये जो है, ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और उसके ऊपर आपके पास एक और रीजन है, दैट इज़ मेटल। तो ये मेटल ऐसा चालू हुआ है। यहाँ का बाकी चीज़ें मैं नहीं बना रहा हूँ। तो ये छोटा-सा एरिया जो है, वो ओवरलैप हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो डायमेंशन है, ये आपके पास 10 नैनोमीटर का है। 10 नैनोमीटर का एक छोटा-सा लेंथ ओवरलैप हो गया है। तो मैं इसी छोटे से लेंथ के बारे में ही एनालिसिस करूँगा, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इसके डेप्थ में भी जाऊँगा कि यहाँ पे ये कहाँ तक गया होगा। ये इसके विड्थ तक गया होगा, ठीक है? और यहाँ से मैं वापस लेके आऊँगा ये ऐसा, ये ऐसा। ये छोटा-सा लेंथ ऐसा फैला होगा अंदर की तरफ, जिसके ऊपर आपके पास एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होगा, जिसको आप ऐसा बना के देख सकते हैं। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है और इसके ऊपर आपके पास एक मेटल का भी लेयर होगा, ठीक है? ये मैंने मेटल को भी ड्रॉ कर दिया सपोज़, लाइक दिस, ठीक है? ये आपका मेटल का भी लेयर है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा कि ये 3 लेयर का बन चुका है। ऊपर का जो मेटल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसके नीचे आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और उसके नीचे आपके पास सोर्स का रीजन है। तो ये मेटल और ये सोर्स, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस बन के तैयार होगा और ये जो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो डाइइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 प्लेट्स हैं। एक आपके पास मेटल का प्लेट है, लाइक दिस, और उसके नीचे आप समझ लीजिए कि एक आपके पास सेमीकंडक्टर का भी प्लेट रखा हुआ है, ठीक है? इन दोनों के बीच में आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। तो ये जो मेटल का प्लेट है और ये जो सेमीकंडक्टर का प्लेट है, ये दोनों मिलके आपका एक क्या बना रहे हैं? व्हाट वी कैन कंस्ट्रक्ट? वी आर कंस्ट्रक्टिंग, जिसका अगर ऊपर का सरफेस देखेंगे तो दोनों का सेम है। ये इस तरीके से आपको दिखेगा। ये ऊपर का सरफेस देखेंगे तो दोनों का सेम है, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो ये भी एक कैपेसिटर बना रहा है। ठीक है, अगर ये एक कैपेसिटर बना रहा है तो डेफिनिटली हमको इस कैपेसिटेंस की भी वैल्यू को फाइंड आउट करने की नीड है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू फिर से वही एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो आप देखिए यहाँ पे थिकनेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैं लिखूंगा, ठीक है? अब ये जो परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 3.9 दिया गया है। उसके साथ फ्री स्पेस की परमिटिविटी और आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। कौन सा एरिया? ये वाला। ये एरिया निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका डेप्थ कितना है और इसके डेप्थ की बात करें तो ये आपका विड्थ है, ये 1 माइक्रोमीटर है, इसका डेप्थ, दोनों का एरिया सेम है हालाँकि।
और ये छोटा सा लेंथ जो कि आपको दिया है 10 नैनोमीटर का, तो इन दोनों को आपको यूज करना पड़ेगा, 10 नैनोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दिस इज 10 नैनोमीटर इंटू आपको हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान देना। एंड थिकनेस ऑफ ऑक्साइड रीजन अगर हम यहाँ पे करें तो आपका ऑक्साइड रीजन का थिकनेस, ठीक है, ये D20 नैनोमीटर दिया गया है क्या? अच्छा, हमने 10 ले लिया, ये 20 दिया गया है। ठीक है, सो चेंज दिस वन, ये 20 दिया गया है भाई, 10 तो आपके पास जंक्शन का दिया गया है। ठीक है, मैंने अचानक देख लिया, ये 20 नैनोमीटर दिया गया है डी, और ये जंक्शन कैपेसिटेंस 10 नैनोमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे ऑक्साइड का थिकनेस हम यहीं से देख रहे थे, ये 1 नैनोमीटर का थिकनेस है, तो आई कैन राइट दिस इज 1 नैनोमीटर का थिकनेस। सारी वैल्यूज मैंने पुट अप कर दिए। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जो कि ओवरलैप कैपेसिटेंस के वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड 3.9 है, और ये आपके पास 8.89 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 दिया होना चाहिए, ये -12 दिया गया, 8.9 इंटू 89 नहीं 8.9 से, सो वी कैन रिमूव दिस वन, ये आपको 8.9 इंटू 10 टू द पावर -12, सो वी कैन राइट दिस इज -12। और उसके बाद आपके पास एरिया जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर। सो 20 नैनोमीटर अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो दिस इज 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9, एंड ये आपका है 1 माइक्रोमीटर, सो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, सो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाय आपके पास थिकनेस ऑफ ऑक्साइड रीजन, दैट इज गिवन बाय 1 नैनोमीटर, सो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 8.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, और ये आपके पास 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, 10 टू द पावर ऑफ -9। सारा वैल्यूज पुटअप कीजिए कैलकुलेटर में, एंड द आंसर इज 0.7 फेम्टोफैरेड। सो यहाँ पे जो आंसर आपको निकल के आएगा, ये 0.7 फेम्टोफैरेड आएगा, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ होना चाहिए, आई होप सो। 0.7 फेम्टोफैरेड, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये 0.7 फेम्टोफैरेड और ये आपके पास 7 फेम्टोफैरेड, दिस टू आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। हेल्प तो जरूर करूंगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करूंगा। ठीक है, सो राइट नाउ आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन को मैं लॉजिकली सॉल्व करूंगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एन एन चैनल सिलिकॉन जिसका एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉर्मूले से मैं नहीं करूंगा, लॉजिकली करूंगा। MOSFET has fabricated using N plus polysilicon gate and the threshold voltage was found to be 1 volt। जब आपके पास पॉलीसिलिकॉन, मेटल की जगह हम पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बनाते हुए दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन गेट द बेटर आइडिया। तो आई विल शिफ्ट दिस वन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फोर्थ के सॉल्यूशन को कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक मॉसफेट है। इस मॉसफेट में आपके पास सोर्स भी है, ड्रेन भी है, सभी कुछ है। तो ये सोर्स है, ये ड्रेन है, और आपके पास यहाँ पे वी हैव द सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड वी हैव द मेटल। ये जो मेटल है, यहीं पे सारा खेल है।
क्योंकि अब की बार ये जो मेटल है, इस मेटल को आपने पॉलीसिलिकॉन ले लिया है। आप ध्यान में रखना, जब भी पॉलीसिलिकॉन को हेवी डोप किया जाता है, तो वो मेटल को रिप्लेस किया जा सकता है मॉसफेट में। मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो यहाँ पे आपके पास ये जो पॉलीसिलिकॉन है, ये आपका यूज़ किया गया है और ये जो पॉलीसिलिकॉन है, ये हेवी डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स की हेवी डोपिंग है या फिर आप समझ लीजिए कि डोनर्स की हेवी डोपिंग है। इसके नीचे नॉर्मली आपके पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, वही है। मैं इसके बारे में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास पॉलीसिलिकॉन है, उसके नीचे आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपके पास सोर्स टर्मिनल है, ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है। यहाँ पे आपका एन प्लस रीजन है, ये आपका एन प्लस रीजन है, ये आपका पी टाइप का सबस्ट्रेट है और अगर आप बहुत कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक बॉडी टर्मिनल भी है। ये आपका डायग्राम हो गया। अब जब एन प्लस पॉलीसिलिकॉन रखा गया तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपके नाम से आया और उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है। व्हेन आपके पास एन प्लस पॉलीसिलिकॉन था तब, ऐसा बोला जा रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं, assumption से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। An n-channel silicon example MOSFET was fabricated using n plus gate and the threshold voltage was found to be 1 volt. ठीक है। Now if the gate is changed to p plus polysilicon, अब ये बोल रहा है कि आपके पास जो गेट n plus polysilicon है, उसको चेंज करके आप p प्लस बना देंगे। मतलब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ पे p प्लस आप समझ लीजिए कि एक्सेप्टर एटम से डोपिंग कर दिया गया। तो आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज में क्या चेंजेस आएगा? ये क्वेश्चन का तरीका है। तो हम सिर्फ यहाँ पे उसी पार्ट को बनाते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता क्या है? सबसे पहले तो आप दिमाग में थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में एक कहानी बना लीजिए, भैया थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज है, जिसको लगाने के बाद आपके पास ये जो आपका सबस्ट्रेट का सरफेस है, इस सबस्ट्रेट के सरफेस में अगर ये एन टाइप का है आपके पास मॉसफेट, जैसे कि यहाँ पे एन चैनल मॉसफेट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी इसका एक पर्टिकुलर काउंट होता है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कितना काउंट होता है। मतलब आप समझ लीजिए अभी मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लाया, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट पे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जो हमको रिक्वायर्ड था, उससे कम होता तो नहीं चलता। तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई और हमने बोला कि अब आप ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट को फ्लो कर सकते हैं, कंडक्शन चालू हो सकता है। और इस कंडक्शन को चालू करने के लिए आपने गेट में ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये गेट टर्मिनल में लगता है। गेट टर्मिनल में आपने 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए होंगे, चार्ज जिसका इफेक्ट आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कोई अगर ज़्यादा जानता है तो वो बोलेगा कि सर यहाँ पे और भी पॉजिटिव आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन्स भी बनते हैं। चलिए ठीक है आपकी भी बात, क्योंकि डिप्लीशन रीजन भी है और वहाँ पे इन्वर्जन रीजन भी है। अब ये जो आपके पास चीज़ें हुई है, वो एन प्लस रीजन में हुआ है। अब ये जो मेटल है, इसको थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि इस एन प्लस का मतलब क्या है। एन प्लस का मतलब ये है कि आपकी डोपिंग जो है, यहाँ पे व्हाटएवर वी हैव डोप्ड दैट इज़ नथिंग बट डोनर एटम्स की डोपिंग आपने किया है, एनडी की। और जब आपने एनडी की डोपिंग की है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन्स विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन्स विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन्स विथ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हुआ। और आपने गेट टर्मिनल में 1 वोल्ट का एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, ठीक है? गेट टर्मिनल में 1 वोल्ट का पॉजिटिव वोल्टेज लगाया। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे लगाया गया, इससे क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ऊपर की ओर चले गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर की ओर गए, तो मतलब समझ लीजिए कि जो सिनेरियो बना होगा, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल लगा तो डेफिनिटली उस पोटेंशियल से अट्रैक्शन हुआ, है ना? और अगर उस पोटेंशियल से अट्रैक्शन हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है समझ लीजिए ये इनिशियली ऊपर की ओर चले गए। तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच गया और इस पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करके आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का लेयर आपका बन रहा था सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नीचे, वो बन गया होगा। तो इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज है,
ये आपके इस वोल्टेज को हेल्प कर रहे हैं, समझ जाना। यहाँ पे आपने 1 वोल्ट लगाया, आपको मान लीजिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कंट्रीब्यूट किया, समझ लीजिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव था और 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से आ गया, समझ लीजिए, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है? तो अब मतलब ये समझ लीजिए कि हमको अगर ऐसा सिनेरियो होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू हमको कम लगानी पड़ी होगी। लेकिन अगर आप सोचिए कि मैं इस पॉजिटिव के बदले ये जो आपके पास यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो के बदले एक और सिनेरियो बनाता हूँ, जिसमें आपके पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग आपने यहाँ पे डोनर एटम्स की डोपिंग की थी, अब आप एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग कर दीजिए, जो कि नेगेटिव विथ होल्स, नेगेटिव विथ होल्स, नेगेटिव विथ होल्स इस तरीके का होता है। ठीक है? अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए और ये जो नेगेटिव चार्ज है, आप समझ लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले आ रहे थे, अब क्योंकि ये नेगेटिव आयन्स हैं, तो आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को आने से ये रोकेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को आने से ये रोकेगा, कौन? ये नेगेटिव आयन्स, और आपको इतने ही नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चाहिए, जिसका सपोर्ट ये नेगेटिव आयन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू को 1 वोल्ट से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1 वोल्ट, जब तक नहीं होगा, तब तक आपके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो लेयर है, सेमीकंडक्टर में, वो नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपको सिनेरियो इस क्वेश्चन में दिया है, सिनेरियो के अनुसार, नाउ इफ द गेट इज ऑफ टाइप p प्लस पॉलीसिलिकॉन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द न्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज शुड बी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है, -0.1 वोल्ट, 0 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 2.1 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे 2.1 वोल्ट पे टिक कर दिया, क्योंकि यही एक वोल्टेज की वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 1 वोल्ट आपका है। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूले तक जब तक रीच करेंगे, तब तक आपका ये जो कंसेप्ट है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी मैंने बताया। तो जब हम फॉर्मूला रीच कर जाएंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज का, जो मॉस कैपेसिटर में आपको मैं बताऊंगा, तब हम उस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल रीच दैट पॉइंट एंड आई विल टेल यू। बट अभी जो आपका दिमाग का जो विकास हुआ है, वो सेमीकंडक्टर, बेसिक सेमीकंडक्टर से यहाँ तक जो आपको मैंने पहुँचाया, उस कांसेप्ट से इस क्वेश्चन को आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? सो अब हम आगे बढ़े, तो यहाँ से आगे बढ़ने पे हमारे पास और किस वैरायटी के क्वेश्चन है, वो देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जो कि आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया, व्हेन द गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS ऑफ ए MOSFET विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ 400 मिलीवोल्ट, working in saturation is 900 millivolt, and drain current observed to be 1 milliampere. Neglecting the channel length modulation effect and assuming that the MOSFET is operating at saturation, the drain current for the applied gate voltage of 1400 millivolt. ठीक है? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैं अभी आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहीं पे लिखता हूँ। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट चाहिए कि आईडी करंट का इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। तो आईडी करंट का इक्वेशन आपके पास के टाइम्स कांस्टेंट, और ये आप बहुत साल पहले भी पढ़े होंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ये सैचुरेशन रीजन का फॉर्मूला, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका डिवाइस सैचुरेशन में ऑपरेट हो रहा है। तो मैंने सैचुरेशन के लिए जो आईडी करंट का इक्वेशन है, उस फॉर्मूले को लगा दिया। यहाँ पे कई लोग ये बोलेंगे कि सर ये के की वैल्यू क्या है? अगर ये आपके पास एन मॉस है, मॉसफेट है, या फिर पी मॉसफेट है, उसके अनुसार ये जो के की जो एक्सप्रेशन है, वो चेंज होता है, क्योंकि दोनों की मोबिलिटी अलग-अलग है। तो ये के जो है वो आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल, और इसके साथ डिवाइड बाई 2 भी रहता है, अगर सैचुरेशन में इक्वेशन को लिख रहे हैं तो। इस क्वेश्चन से आप इस पर्टिकुलर इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में चीजें जो दी गई है, वो आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू दी गई है। मतलब ये जो वीटी है, ये वीटी की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 400 मिली वोल्ट आपको दिया गया है। ठीक है? और दूसरा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, वर्किंग इन सैचुरेशन, इज 900 मिली वोल्ट।
ये क्या है? ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है। तो यहाँ पे आपको VGS की वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल टू 900 मिली वोल्ट दिया गया। लेकिन यहाँ पे दो VGS की वैल्यू है। एक VGS की वैल्यू है यहाँ पे देखिए 1400 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसका मैं VGS1 लिख देता हूँ और हमारे पास एक और VGS है दैट इज गिवन बाय VGS2 विच इज इक्वल टू 1400 मिली वोल्ट। अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है, डेफिनेटली आपका करंट का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है गेट टू सोर्स वोल्टेज पे। आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू दोनों केसेस में VT की वैल्यू 400 मिली वोल्ट। आपको क्या पूछा है यहाँ पे? ID2 करंट की वैल्यू। नेग्लेक्टिंग द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू को हम 0 मान के चल रहे हैं। सैचुरेशन में आपके पास दो करंट का इक्वेशन आता है, एक लैम्डा को यूज करके और बिना लैम्डा को यूज करके। हमने जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है इसमें लैम्डा का जिक्र नहीं है। अगर लैम्डा का जिक्र नहीं है तो हमने चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को यूज नहीं किया है। ठीक है, और बाकी इक्वेशन आपके समक्ष है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है और आपको ड्रेन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल है कि आपको के की वैल्यू नहीं दी गई है, रेशियो ले लेंगे दोनों का, तो के कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप थिंक एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसके सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास हो जाएगा ID2 डिवाइडेड बाय ID1 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज VGS2 माइनस आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास VGS1 और माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। बस यहाँ पे ID2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो VGS2 आपके पास 1400 है और VT की वैल्यू VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू आपके पास 400 मिली वोल्ट है। तो दिस इज 400 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है दिस इज 900 माइनस 400 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। तो आपके पास ID2 की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगभग 4 मिली एम्पेयर आपके पास आंसर आ जाएगा। सो वी कैन चेक हेयर, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। सो इसको चेक करके आप लगा सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 मिली एम्पेयर है। तो ये मेयर एक इक्वेशन से सॉल्व हुआ है जिसमें मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। आपके पास सैचुरेशन करंट का जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आप भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सीक्वेंस में। ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इन ए मॉसफेट यूज्ड एज ए स्विच which of the following represents the on resistance of the MOSFET when VDS is very much greater less than, VDS की वैल्यू बहुत लेस है VGS और थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए। हम अगर एक मॉसफेट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 6 में ले रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर आपका 6 है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इस कैरेक्टरिस्टिक में ये जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ले रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस आपका आईडी करंट है और ये आईडी करंट मिली एम्पेयर में होता है। ठीक, आपकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे ड्रॉ होती है। ये आपका ट्रायोड या फिर लीनियर रीजन है और ये आपका सैचुरेशन रीजन है। मतलब आप समझ लीजिए सैचुरेशन रीजन आपके पास VDS सेट से स्टार्ट होता है, उसके पहले आपके पास ये लीनियर रीजन है। तो जब हम लीनियर रीजन में वर्क कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपका VDS की वैल्यू लेस है। अगर आपका VDS की वैल्यू लेस देन VDS सेट है तो आप लीनियर रीजन में, ये ये जो लीनियर रीजन है यहाँ पे है, तो इसको ट्रायोड रीजन या फिर लीनियर रीजन बोला जाता है। ठीक है, और जब आप इस रीजन में वर्क कर रहे हैं जहां पे आपके पास ये वाला है, ये वाला या फिर कांस्टेंट वोल्टेज वाली इक्वेशन है, यहाँ पे VDS
की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास वीडीएस सेट है, सैचुरेशन से ज्यादा है, तो ये आपका सैचुरेशन रीजन है। मतलब जो मिनिमम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन रीच करने का उससे ज्यादा है। तो ये जो रीजन है ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ठीक है, आपको ये आइडिया है, सभी को होगा। ये ट्रायोड रीजन और ये सैचुरेशन रीजन। इस ट्रायोड रीजन को लीनियर रीजन भी बोला जाता है और इस ट्रायोड रीजन को ओमिक रीजन भी बोला जाता है। तो ये जो ओमिक रीजन है या फिर लीनियर रीजन है या फिर ट्रायोड रीजन है, इसी में आपको रेसिस्टेंस मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे वीडीएस की वैल्यू बहुत लो होती है। ये देखिए वीडीएस की वैल्यू लेस देन वीडीएस सेट है और लगभग अगर हम लोग टिपिकल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे वीडीएस की वैल्यू 50 मिलीवोल्ट के आसपास होती है। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे ट्रायोड रीजन लिखने की बजाय वीडीएस की वैल्यू 50 मिलीवोल्ट लिख दिया गया है और उस समय आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उस 50 मिलीवोल्ट को देख के आपको ये गेस करना पड़ता है कि आप ट्रायोड रीजन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस 50 मिलीवोल्ट को देख के आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप ट्रायोड रीजन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पे जब आप सैचुरेशन रीजन में रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी आती है। जब आप लैम्ब्डा की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे या फिर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन इस रीजन में लीनियर रीजन यहाँ पे आपके पास कभी भी रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं आएगी या फिर इंफिनिटी नहीं आएगी। यहाँ पे आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होगा जिसको आप ओमिक रीजन के नाम से भी जानते हैं। ये सभी और है, ट्रायोड रीजन और लीनियर रीजन और ओमिक रीजन। यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक रेसिस्टेंस मिलेगा और उस रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वेशन यूज करेंगे ट्रायोड रीजन का करंट इक्वेशन। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने जो इक्वेशन लिखा था वो सैचुरेशन रीजन का करंट इक्वेशन था। यहाँ पे आपको ट्रायोड रीजन का करंट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सर ट्रायोड रीजन का करंट इक्वेशन होता क्या है? ट्रायोड रीजन के करंट इक्वेशन की एक खास बात है कि वो वीडीएस पे डिपेंड करता है क्योंकि ये लीनियर है। वीडीएस के चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है आपका करंट इक्वेशन वीडीएस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जब आप करंट इक्वेशन आईडी की बात करेंगे तो ये आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल ये सारी चीजें तो वैसे ही हैं। यहाँ पे बीजीएस माइनस वीटी और यहाँ पे बीडीएस माइनस आपके पास बीडीएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आपका इक्वेशन होगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन होगा और इस इक्वेशन को आपको यूज करना है। लेकिन क्योंकि सिंस यहाँ पे आपके पास वीडीएस की वैल्यू वेरी लेस है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। तो ये मत बोलना है कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, आप रेसिस्टेंस की इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर लेते भाई। अरे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को देख के काफी स्टूडेंट्स रिवीजन कर रहे होंगे। इस वीडियो को देख के काफी स्टूडेंट अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे होंगे। इस वीडियो को देख के काफी लोग सीख रहे होंगे। उस बेसिस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं। पीडीएस की वैल्यू वेरी वेरी लेस है, तो इसका मतलब है ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं और क्योंकि हमारे पास ये अगर वेरी लेस है तो स्क्वायर अपन टू वेरी लेस आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वीडीएस की वैल्यू को ले लें, सपोज 50 मिलीवोल्ट, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो है ये वीडीएस की वैल्यू ये 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा और आपके पास वीडीएस का स्क्वायर जो है वो आपके पास 50 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 हो जाएगा, जो कि बहुत लेस हो गया। और उसके बाद आपको उसका भी आधा लेना है, मतलब वीडीएस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी वेरी लेस हो जाएगा। एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसी वजह से हम इस इक्वेशन में जब आप इसको ट्रायोड रीजन में लिखते हैं और रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्पेशली उसी कंडीशन में आप यहाँ पे म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बीजीएस माइनस बीटी एंड इंटू वीडीएस लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस वीडीएस को आईडी से डिवाइड कर दें या फिर स्मॉल चेंज इन वीडीएस विथ रेस्पेक्ट टू आईडी अगर आप फाइंड आउट करें तो आपके पास ये जो इक्वेशन आएगा ये रेसिस्टेंस का होगा और यहाँ पे आपके पास 1 डिवाइडेड बाय म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल। मुझे फॉलो कीजिए, मैंने यहाँ पे इस वीडीएस को आईडी से डिवाइड कर दिया। तो वीडीएस बाय आईडी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है? रेसिस्टेंस।
और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे VGS माइनस VT आ जाएगी, या फिर आप इसको डिराइव कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू VDS, जैसे dVDS डिवाइडेड बाय dIT, तो आपके पास रेसिस्टेंस आ जाएगा और ये आपका फॉर्मूला है म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू अपन एल VGS माइनस VT। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी में ये वैल्यू दिया गया है। मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। मैंने क्लियर किया और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में ये वैल्यू दिया है, आपको इन्फिनिटी भी दिया गया है। ये सैचुरेशन रीजन में इन्फिनिटी होता है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और वैल्यूज भी दिए गए हैं, लेकिन द करेक्ट ऑप्शन इज म्यू सी एक्स डब्ल्यू अपन एल VGS माइनस VT, ये 1 होगा इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका रेसिस्टेंस का है। यू कैन यूज दिस वन ऑन रेसिस्टेंस, देखिए यहाँ पे दिया गया ऑन रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फॉर एन एन चैनल मॉसफेट एंड इट्स ट्रांसफर कर्व शोन इन द फिगर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो देखिए यहाँ पे आपका आईडी करंट है, यहाँ पे ये VGS नहीं, VDS हम लोगों ने VDS का कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, ये VGS का कैरेक्टरिस्टिक है। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप याद करोगे तो मैंने बोला था कि आईडी और VGS के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो हम चले जाते हैं वापस से बोर्ड में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप जब कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे तो आपको इसका आइडिया लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो है ये आपके पास VGS है। अब मैं VDS के रेस्पेक्ट में नहीं लिख रहा हूँ, मैं VGS के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। और ये आपके पास आईडी है। जब तक VDS की वैल्यू VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको करंट नहीं मिलता। यही थ्रेशोल्ड वोल्टेज का इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद करंट जो है वो क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होता है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं है। बीजेटी में और डायोड में एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिकली ये इंक्रीज हुआ है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये 1 वोल्ट दिया गया है और आपको इसी वोल्टेज के बारे में पूछा है। ये प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर एन एन चैनल मॉसफेट एंड इट्स ट्रांसफर करंट शोन इन द फिगर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसका 1 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट ये गलत है। यहाँ पे -1 वोल्ट गलत है। या तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये होगा या तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीजें दी गई है कि आपका डिवाइस सैचुरेशन में है। एक्टिव रीजन मतलब अगर ये सैचुरेशन है तो एक्टिव रीजन मतलब वो लीनियर रीजन के बारे में पूछ रहा है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सैचुरेशन है तो दूसरा रीजन आपके पास लीनियर रीजन ही बचता है। तो एक्टिव रीजन मतलब वो लीनियर रीजन बोल रहा है। देखिए एक्टिव रीजन या फिर लीनियर रीजन फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है कि आपके पास यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि ये वाला रीजन अगर VDS की वैल्यू लेस देन VDS सेट है तो आपका लीनियर रीजन है। अगर VDS की वैल्यू ग्रेटर देन VDS सेट है तो आपका सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पे हम VDS सेट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबको पता होगा। VDS सेट की वैल्यू आपके पास होता है दैट इज इक्वल टू VGS माइनस VT, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपके पास एक मॉसफेट का डायग्राम भी दिया गया है। इस मॉसफेट के डायग्राम में ये ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल लिख दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करूं, यहीं पे करते हैं, दैट इज VGS। तो ये आपके पास गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज होगा, और गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज मतलब गेट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट और सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया 3 -1 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया।
ठीक है? और आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज हो गया है ना? और आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे VGS माइनस VT अगर करें, तो ये आपके पास हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट आपके पास आ गया, ठीक है? तो आपका जो VDS की वैल्यू है, इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा VGS माइनस VT से, और VGS माइनस VT की वैल्यू आपके पास अभी आ गई है, दैट इज 1 वोल्ट। और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू आपको कंपेयर, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT होगी, तो आप किस रीजन में पहुंच जाएंगे? सैचुरेशन रीजन, ठीक है? अगर ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू VGS माइनस VT से ज्यादा होगी, तो आप सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू अगर आप देखें, मैंने सही लिखा ना यहाँ पे? सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है, यस। यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू, ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट है, और आपके पास सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे आपके पास VDS की वैल्यू, ये आपके पास 5 माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब है 5 माइनस 1 4 वोल्ट। ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। बीच के ये स्टेप को आप हटा सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि आपका डिवाइस सैचुरेशन रीजन में है। ठीक है? वैल्यूज चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे आपका डिवाइस सैचुरेशन रीजन में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर लीनियर रीजन में होता तो हम ऑप्शन ए को टिक करते, राइट? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है?